आज हम लोग बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। देखिए, पोरीफेरा का मतलब यह है कि पोर बियरिंग एनिमल। पोरी का मतलब पोर, फेरा का मतलब बियरिंग, यानी कि छिद्र युक्त जंतु। क्या बताएंगे? पोर बियरिंग एनिमल, जिनको आप लोग क्या बोलेंगे? छिद्र युक्त जंतु। पोर बियरिंग एनिमल, या क्या बोलेंगे इनको? छिद्र युक्त जंतु कहते हैं। पोर बियरिंग एनिमल, या क्या कहेंगे? छिद्र युक्त जंतु। देखिए, पोरीफेरा, पोरीफेरा शब्द जो है वो किसने दिया था? रॉबर्ट ग्रांट ने दिया। किसने दिया था ये शब्द? रॉबर्ट ग्रांट ने दिया। एक बात देखिए, पोरीफेरा की स्टडी पैरा जूलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? पैरा जूलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? पैरा जूलॉजी कहलाती है। देखिए, पोरीफेरा के जो जंतु हैं उनको एक नाम और दिया जाता है, इन्हें हम स्पंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंज। तो फाइलम पोरीफेरा ऑल्सो कॉल्ड एज स्पंज, पोर बियरिंग एनिमल है। पोरीफेरा शब्द किसने दिया? रॉबर्ट ग्रांट ने दिया। और पोरीफेरा की स्टडी क्या कहलाती है? पैरा जूलॉजी कहलाती है। अब इसके कैरेक्टर लिखेंगे। देखिए, दो फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा और फाइलम इकाइनोडर्मेटा, और वैसे एक टिनोफोरा भी है। इनके एनिमल्स जो हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? मैराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, इनके जो एनिमल्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? मैराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों? मैराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि अधिकांश जंतु, इनके जो अधिकांश एनिमल्स हैं कहां पर पाए जाते हैं बच्चों? मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। अपवाद, अपवाद लिखेंगे एफिडेटिया। अपवाद लिखेंगे एफिडेटिया। अपवाद लिखेंगे स्पॉन्जिला। आईएमपी लगा लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पॉन्जिला। परीक्षा में पूछा जाता है कि फ्रेश वाटर स्पंज है। परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि फ्रेश वाटर स्पंज, स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से भी जानते हैं। स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज। पाली के अंदर एक बड़ा डैम है, क्या नाम है? जवाई बांध है। ये दो हमारे सुमेरपुर के बच्चे ही बैठे हुए हैं जवाई बांध के। जवाई डैम जो है उसके अंदर स्पॉन्जिला मिलता है।
फ्रेश वाटर है वो भी, ठीक है ना। तो वहां पर भी क्या प्रेजेंट है आपका, स्पॉन्जिला प्रेजेंट है। स्पॉन्जिला जो है ये फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला स्पंज है। परीक्षा में सवाल ऐसे ही आता है कि निम्न में से कौन सा स्पंज फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो फ्रेश वाटर में कौन सा पाया जाता है आपका, स्पॉन्जिला पाया जाता है। तो स्पॉन्जिला जो है ये सब फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला स्पंज है। तो यहाँ पर अधिकांश एनिमल आपके मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। स्पॉन्जिला जो है वो आपका फ्रेश वाटर में। एफिडेटिया याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, न रहे तो और अच्छी बात है, परंतु स्पॉन्जिला आपको याद रहना चाहिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। फिर देखिए इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। कैसे होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। सेडेंटरी होती हैं, सेडेंटरी होते हैं। कैसे होता है, स्थानबद्ध होते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये इस फाइलम का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। जैसे आप कहते हो ना कि हडमानिया स्थानबद्ध होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, वैसे ये क्या होता है, स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध का मतलब जैसे पौधा नहीं होता एक जगह पर ही रहता है, हिलता डुलता नहीं है, इसलिए इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सेडेंटरी। क्या बोलेंगे इनको भी, सेडेंटरी कहते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। आगे फिर डैश लगा के लिखेंगे, एनिमल जो है वो आपका सॉलिटरी हो सकता है। सॉलिटरी का मतलब एकल, एकल भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे साइकोल, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे स्पॉन्जिला, ये एकल है, ठीक है ना। और कॉलोनियल भी हो सकता है। कॉलोनियल की बात करें यानी कि निवाही, कॉलोनी बनाकर। और आप लोगों ने ल्यूकोसोलेनिया का प्रैक्टिकल की बुक में डायग्राम देखा होगा, ल्यूकोसोलेनिया कॉलोनी के रूप में, ल्यूकोसोलेनिया जो है वो कॉलोनी बनाकर रहता है, ल्यूकोसोलेनिया। कर लिया। अच्छा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, फाइलम पोरीफेरा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बोलो बच्चों, शारीरिक संगठन कैसा होता है, सेल्यूलर ग्रेड, कोशिकीय स्तर का होता है। अच्छा, प्रोटोजोआ में किस स्तर का पढ़ा था, प्रोटोप्लाज्मिक। यहां पर कौन सा पढ़ेंगे, अच्छा प्रोटोजोआ की स्टडी क्या पढ़ी थी, प्रोटोजूलॉजी। पोरीफेरा की स्टडी क्या है, पैराजूलॉजी। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था, गोल्डफस ने। पोरीफेरा किसने दिया, रॉबर्ट ग्रांट ने, ठीक है ना। तो क्या क्या देखा, यहां से इनके कैरेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं कि ये मैराइन वाटर में पाया जाता है, स्थानबद्ध होता है, ये कोई नहीं पूछेगा, और इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेल्यूलर ग्रेड। अब हम लोग बात करते हैं कि इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं, अब हम लोग क्या बात करेंगे, इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं। अगर इस फाइलम के एनिमल्स की बात करें, फाइलम पोरीफेरा के अंदर दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। क्या बताएंगे जी, स्पंज, दो प्रकार के छिद्र, कौन कौन से, ओस्टिया और क्या पाया जाता है, ओस्क्यूलम, ओस्टिया ये संख्या में अधिक मोर इन नंबर, संख्या में अधिक ओस्टिया जो है ये संख्या में अधिक, आकार में कैसे होते हैं, छोटे। आकार में कैसे होते हैं बच्चों, ये छोटे होते हैं, संख्या में अधिक और आकार में छोटे। मैं बार बार में लिखूंगा एक शब्द, जल धारा, अंग्रेजी में कहते हैं इसको वाटर
मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा WC। WC का मतलब वाटर करंट। तो आकार में छोटे वाटर करंट अंदर प्रवेश करता है, अंदर वाटर करंट स्पंज के शरीर में प्रवेश करती है। जलधारा शरीर के अंदर इन छिद्रों के द्वारा क्या करेगी? प्रवेश करेगी। ओस्क्यूलम संख्या में 1, आकार में बड़ा, वाटर करंट स्पंज के शरीर से बाहर। यहां पर तो इनसाइड अंदर आएगी, यहां से बच्चों क्या बताएंगे? आउट साइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम लोग जैसे ये कोई स्पंज बनाए तो स्पंज के शरीर पर ये तो कहलाता है ओस्क्यूलम, ये कहलाते हैं डर्मल ओस्टिया। इनके अंदर पाई जाती कैविटी, इसको बोलते हैं स्पोंजोसील। क्या बोलेंगे इसको? स्पोंजोसील। स्पंज कैविटी या स्पंज गुहा कहते हैं। यहां पर आप लोग बताएंगे जलधारा अंदर प्रवेश करती है, वाटर करंट अंदर आएगा और वाटर करंट ओस्क्यूलम के द्वारा बाहर। जलधारा शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, जलधारा शरीर के अंदर प्रवेश करती है स्पंज गुहा में, और स्पंज गुहा से जलधारा बाहर। स्पंज गुहा से जलधारा बाहर। स्पोंजोसील को ही हम पैरा गैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा गैस्ट्रिक कैविटी। स्पंज गुहा कह दो या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कह दो, एक ही बात है। इस संघ के जंतुओं में 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, ओस्टिया, ओस्क्यूलम। ओस्टिया संख्या में अधिक, आकार में छोटे। ओस्क्यूलम संख्या में 1 और आकार में कैसा होता है? बड़ा होता है। यहां पर बताएंगे कि वाटर करंट स्पंज के शरीर में प्रवेश करती है, ठीक है ना, अंदर की ओर, और ओस्क्यूलम में वाटर करंट में स्पंज के शरीर से क्या होगी? बाहर निकलती है। तो कहने का मतलब यह है कि ओस्टिया से जलधारा अंदर प्रवेश करेगी और ओस्क्यूलम से क्या होगा? जलधारा बाहर निकलती है। तो यहां पर अगर आप लोग ओवरऑल देखें तो स्पंज के अंदर 2 प्रकार के छिद्र हो गए। कौन कौन से? ओस्टिया और एक कौन सा हो गया? ओस्क्यूलम। ओस्टिया संख्या में अधिक, ओस्क्यूलम संख्या में 1। अब ये जो ओस्क्यूलम है इसके चारों तरफ मोनो एक्सोन कंटिकाओं की ऐसे झालर भी पाई जाती है। किसकी बनी होती झालर? इसे बोलते हैं ओस्क्यूलर फ्रिंज। क्या बोलते हैं बच्चों? ओस्क्यूलर फ्रिंज। और ये किसकी बनी होती है? मोनो एक्सोन स्पिक्यूल्स की बनी होती है। एक नताक्ष कंटिकाओं की बनी, एक नताक्ष कंटिकाओं की बनी। यहां पर आप लोग क्या बताएंगे? एक नताक्ष कंटिकाओं की बनी क्या पाई जाती है? ओस्क्यूलर फ्रिंज पाई जाती है। एक नताक्ष कंटिकाओं की बनी क्या पाई जाती है बच्चों? ओस्क्यूलर फ्रिंज पाई जाती है। कर लिया नोट? अब वापस ध्यान दीजिए आप लोग।
स्पंज के अंदर क्या देखा, ओस्टिया और क्या पाए जाते हैं, ओस्क्यूलम। तो देखिए ओस्टिया और ओस्क्यूलम कौन से फाइलम का कैरेक्टर है, स्पंज का, ठीक है ना। ओस्टिया से जल धारा अंदर प्रवेश करेगी, ओस्क्यूलम से जल धारा क्या होती है, बाहर निकल जाती है। और स्पंज में पाए जाने वाली कैविटी को क्या बोलते हैं, स्पंज गुहा, या क्या बोलेंगे, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। लिखिए, स्पंज में पाए जाने वाली गुहा को, स्पंज में पाए जाने वाली गुहा को स्पंज गुहा या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। स्पंज गुहा या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। स्पंज गुहा या क्या बोलेंगे बच्चों, पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। फिर उसके बाद में आप लोग बताएंगे इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पढ़ाया था आप लोगों को, द्विस्तरीय। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, द्विस्तरीय होते हैं। दो स्तर कौन कौन से पाए जाते हैं, पिनेकोड्रम और क्या पाया जाता है बच्चों, कोइनोड्रम। कोएनोड्रम और पिनेकोड्रम। ये इसका आउटर लेयर बनाता है, बाह्य स्तर क्या बनाता है, आउटर लेयर। जबकि कोइनोड्रम क्या बनाता है, इनर लेयर, ये आंतरिक स्तर बनाता है। पिनेकोड्रम बाह्य स्तर बनाता है, कोइनोड्रम आंतरिक स्तर बनाता है। कोइनोड्रम आंतरिक स्तर बनाता है, पिनेकोड्रम और क्या बताया मैंने, कोइनोड्रम आउटर लेयर और क्या बताई बच्चों, इनर लेयर। देखिए आउटर लेयर की बात करें, किसकी बात करें, बाह्य स्तर की बात करें, आउटर लेयर की बात करें यानी कि बाह्य स्तर की बात करें, तो ये कौन सी कोशिकाओं का बना होता है, पिनेकोसाइट्स का बना होता है। ये किसका बना होता है, पिनेकोसाइट्स का बना होता है। जबकि कोइनोड्रम किसका बना होता है, ये कोइनोसाइट्स या कौन सी कोशिकाएं, कोलर सेल्स या फ्लैजिलेटेड किसका बना होता है, फ्लैजिलेटेड सेल्स का बना होता है ना, जिनको कीप कोशिका भी कहते हैं। पिनेकोसाइट्स या इसको क्या बोलेंगे बच्चों, कोइनोसाइट्स। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कोलर सेल्स या फ्लैजिलेटेड सेल्स कौन से फाइलम का कैरेक्टर है। तो ये परीक्षा का सवाल है, मैं जिन पॉइंटों को अंडरलाइन कर रहा हूं ना उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये सब परीक्षाओं के सवाल हैं जो परीक्षाओं में निकलकर आएंगे आपके, ठीक है। पिनेकोड्रम और कोइनोसाइट अब लिखेंगे, थैंक यू। क्या लिखेंगे, पिनेकोड्रम एवं कोइनोड्रम के बीच में मीसेनकाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, मीसेनकाइम, मीसेनकाइम पाया जाता है। ये नॉन लेयर पार्ट है, नॉन लेयर पार्ट।
ये स्तर नहीं है। इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं अमीबोसाइट्स। क्या पाई जाती हैं बच्चों? इनमें अमीबोसाइट्स पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की अमीबोसाइट्स पाई जाती हैं। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि कौन कौन सी अमीबोसाइट्स पाई जाती हैं। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया था। इस संघ के जंतु कैसे होते हैं? द्विस्तरीय होते हैं। बाह्य स्तर पिनेकोड्रम का, अंदर वाला स्तर कोइनोड्रम का, बाहर वाला स्तर पिनेकोसाइट्स। अंदर वाले स्तर में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? कॉइनोसाइट्स पाई जाती है। दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? मीसेनकाइम पाया जाता है। और ये आप लोग बताएंगे मीसेनकाइम जो है वो कैसा पार्ट होता है इसका? इसमें अमीबोसाइट्स पाई जाती है। अब कौन कौन सी अमीबोसाइट्स पाई जाती है उनकी बात कर लेते हैं। अमीबोसाइट्स कौन सा पार्ट है? मीसेनकाइम। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए एक बार। देखिए यहां पर अगर आप लोग देखें तो एक तो पाई जाती है आर्कियोसाइट्स। परीक्षा का सवाल, स्पंज की टोटीपोटेंट सेल होती है आर्कियोसाइट्स। ये स्पंज की कैसी सेल है? टोटीपोटेंट सेल है। ये संपूर्ण स्पंज का निर्माण कर सकती है। ये संपूर्ण स्पंज का निर्माण कर सकती है। कर सकती है क्या? करती है। कौन? आर्कियोसाइट्स। एक होती है मायोसाइट्स। मायोसाइट्स इनमें मसल्स के समान, पेशियों के समान संकुचनशीलता पाई जाती है। मसल्स के जैसे इनमें कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जिन सेल्स में पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं? मायोसाइट्स कहते हैं। कोलेनोसाइट्स इनमें भोजन का पाचन होता है। ये भोजन के पाचन में सहायता करती हैं। ट्रोफोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स ये भोजन वितरण में सहायक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये भोजन के वितरण में सहायक है। क्रोमोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स ये शरीर को, किसके शरीर को? स्पंज शरीर को रंग प्रदान करती है। नाम से पता लग रहा है क्रोमो, क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर, कलर देने वाली कोशिकाएं। एक होता है स्क्लेरोब्लास्ट। पुनः आईएमपी लगा लीजिए। आर्कियोसाइट्स और स्क्लेरोब्लास्ट ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमें तो पढ़ाना है सब कुछ, लेकिन परीक्षा के सवाल आर्कियोसाइट्स और स्क्लेरोब्लास्ट पर ही आते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट जो है याद रखेंगे, ये स्पीक्यूल्स का निर्माण करती हैं।
ये बच्चों किसका निर्माण करती हैं? कंटिकाओं का निर्माण करती हैं। किसका? कंटिकाओं का निर्माण करती है। द फॉर्मेशन ऑफ स्पीक्यूल्स। और एक सेल और इसमें घुसा देते हैं यहां पर। चीसोसाइट्स। ऊपर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भोजन का संचय करती हैं, पर याद जो स्टार में है उनको करना है, और बाकी कोई आ जाए तो अगली बार उसकी स्टार लगा देंगे। भाई एग्जामिनर कुछ ही पूछ सकता है। परीक्षा का मतलब होता है पर इच्छा। अनिल यार भूल ही गए हम तो, थोड़ा केक आ गया यार। बोलने में था सर। हाँ मंगाना सर, मिल जाएगा। तो यार केक में सबका पेट थोड़ी भर जाएगा। मैं तो कल के लिए रसगुल्लों के लिए कहा है। कल टेस्ट के बाद में अपनी क्लास भी है। कल आप लोगों का टेस्ट का टाइमिंग क्या है? 11 से 2 है ना। तो आप खाना वाना खाकर आना 11 बजे पहले, ठीक है ना। फिर अपन 2:15 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। 2:15 से लेकर 4, 4:15 तक 2 घंटे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप भी नववर्ष सेलिब्रेट करना। क्योंकि अभी बीच में वैसे भी 2 दिन की छुट्टियां हो गई, 1 दिन की मैं करके चला गया था, तो कोई मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को है? या किसी ने कोई पहले से कहीं कोई डील फिक्स कर रखी है? नहीं, कई ने डील फिक्स कर रखी होगी, मनसूबों पर पानी फिर जाए। अच्छा, अनिल ने कर रखी है क्या? तो यार अनिल के ऊपर चस्तो रहे। बोलता नहीं, इसका नहीं। अरे कोई बात नहीं, बोला उसी को जाता है जो सहन करता है। मस्त रागर। अरे ये तो जीवन का एक पार्ट है, सी मजाक और क्या है। अनिल दिल पे मत लिया कर। अच्छा हार्ट है ही नहीं तेरे, मतलब पत्थर है क्या? मतलब कौन सा पत्थर है? ग्रेनाइट है, मार्बल है, या कोई वो जोधपुर वाला है? एक धौलपुर का लाल पत्थर भी आता है। कर तो दिया ना, पूछ रहा हूँ इससे कौन सा है। फिर उसके ऊपर केमिकल देखेंगे कौन सा डाला जाए जिससे वो टूटे। केमिकल टेस्ट तो ऐसे तो करते हैं। कोई भैया पत्थर का नहीं होता, सब समय का खेल होता है, ठीक होता है ना। और आप क्या करोगे, सब कुछ तो हाइपोथैलेमस करता है। अमीबोसाइट्स की बात करें तो अमीबोसाइट्स की बात करें तो आर्कियोसाइट्स, ये आप लोग बताएंगे स्पंज की टोटीपोटेंट सेल है। ये वो कोशिका है जो संपूर्ण स्पंज का निर्माण करने में सक्षम है। फिर बताएंगे मायोसाइट्स, ये पेशियों के समान संकुचनशीलता रखती है। थीसोसाइट्स, ये भोजन का संचय। कोलेनोसाइट्स, भोजन का पाचन। ट्रोफोसाइट्स, भोजन के वितरण में सहायक है। क्रोमोसाइट्स, ये शरीर को रंग प्रदान करती है। स्क्लेरोब्लास्ट, ये स्पीक्यूल्स या कंटिकाओं का निर्माण करती है। तो स्क्लेरोब्लास्ट, और चाहो तो लिख लीजिए स्पोंजियोब्लास्ट, एक और लिख लीजिए
स्पोंजियोब्लास्ट, ये भैया स्पंज फाइबर्स का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है? स्पंज फाइबर्स का, स्पंज तंतुओं का, स्पंज फाइबर्स का निर्माण करती है। चले आगे, एक बार नाम बोलो फटाफट, बोलो। आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, मायोसाइट्स, कॉलोनोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, कॉलोनोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट, स्पोंजियोब्लास्ट। बोलो स्पोंजियोब्लास्ट, स्क्लेरोब्लास्ट, क्रोमोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, कॉलोनोसाइट्स, मायोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स। क्लियर? आर्कियोसाइट्स और स्क्लेरोब्लास्ट दिमाग में रखना है। स्पोंजियोब्लास्ट भी पूछ रहे तो स्पंज फाइबर्स। कल 7 बार लिखे थे ना, कितने लोगों ने लिखे? बाकी नहीं लिखे है ना, मतलब बाकी भी भैया पत्थर ही है तेरी तरह, उनके कोई असर ही नहीं पड़ा किसी का। लिखिए, इस संघ के जंतुओं का एंडोस्केलेटन, इस संघ के जंतुओं का अंतःकंकाल, एंडोस्केलेटन, स्पीक्यूल्स, स्पीक्यूल्स का मतलब कंटिकाएं या स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना होता है। स्पीक्यूल्स या स्पीक्यूल्स स्पॉन्जिन फाइबर या स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना होता है। कंटिकाएं 2 प्रकार की, कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट। कैल्कोब्लास्ट ये कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाएं बनाती हैं। सिलिकोब्लास्ट ये सिलिका की कंटिकाएं बनाती हैं। किसकी कंटिकाएं बनाती हैं? सिलिका की कंटिकाएं, सिलिका की कंटिकाएं। स्पिक्यूल्स, कैल्कोब्लास्ट कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाएं, सिलिकोब्लास्ट सिलिका की कंटिकाएं, सिलिका की कंटिकाएं। स्पॉन्जिन फाइबर्स का निर्माण अभी थोड़ी देर पहले बताया स्पोंजियोब्लास्ट से होता है। अब इसी के नीचे आईएनपी लगा कर लिख लो, फाइलम पोरीफेरा के, हाँ लिख लो। इस संघ के जंतुओं में अंतःकंकाल स्पिक्यूल्स और स्पोंजिन फाइबर से मिलकर बनता है। स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के भी हो सकते हैं या सिलिका के हो सकते हैं। किसके हो सकते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका। कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे तो कैल्कोब्लास्ट, सिलिका के होंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों? सिलिकोब्लास्ट। ठीक है, आगे लिखेंगे। देखिए, इस संघ के वर्गीकरण का आधार, इस संघ के वर्गीकरण का आधार एंडोस्केलेटन होता है, अंतःकंकाल। इस संघ के वर्गीकरण का आधार क्या है? फाइलम पोरीफेरा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन। फाइलम पोरीफेरा के वर्गीकरण का आधार एंडोस्केलेटन होता है। अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, स्पिक्यूल्स जो है, स्पिक्यूल्स
कितने हो सकते हैं अगर देखें तो? स्पिक्यूल्स मोनोएक्सोन हो सकता है, ये लीजिए साहब मोनोएक्सोन। कैसा हो सकता है? ट्राइएक्सोन हो सकता है, ट्राई रेडिएट बोल दो, ट्राइएक्सोन बोल दो, ये लीजिए साहब टेट्राएक्सोन हो सकता है, ये लीजिए साहब। और कैसा होता है? 6 रेडिएट, 6 रेडिएट, ये लीजिए। डाईएक्सोन स्पिक्यूल्स एब्सेंट, बनता ही नहीं है। अब दो ऐसे स्पंज ओस करेला कॉन्ड्रीसियाना, कॉन्ड्रीसियाना, ओस करेला और कॉन्ड्रीसियाना, इन दोनों में बच्चों याद रखेंगे एंडो स्केलेटन क्या होता है? एब्सेंट होता है। एंडो स्केलेटन क्या होता है? एब्सेंट होता है। अंतः कंकाल यहां पर आप लोग बताएंगे एब्सेंट होता है। ओस करेला और कॉन्ड्रीसियाना, ये दो ऐसे स्पंज है जिनमें अंतःकंकाल नहीं पाया जाता। लिख लिया सबने? अब थोड़ा सा हाथों को रिलैक्स दिला देता हूं आपके, है ना, और मेरी तरफ ध्यान दे लीजिए आप। हाँ जी, अब हम लोग वापस रिवाइज करवाता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए फाइलम पोरीफेरा स्टडी क्या कहलाती है? पैराजूलॉजी। शब्द किसने दिया? रॉबर्ट ग्रांट ने। अच्छा, फाइलम पोरीफेरा के एनिमल कहां पर पाए जाते हैं? मैराइन वाटर में। दो स्पंज बताए, एफिडेटिया और स्पॉन्जिला। कौन कौन से बताए? एफिडेटिया और स्पॉन्जिला। ये कहां पर पाए जाते हैं? कहां पर? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फिर बताया एनिमल कैसा होता है आपका? सेडेंटरी होता है। कैसा होता है? स्थानबद्ध होता है। फिर बताया कि इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं कैसे होते हैं आपके? सॉलिटरी हो सकते हैं या कॉलोनियल हो सकते हैं। फिर बताया डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाहर की तरफ पीलिकोड्रम, अंदर कॉइनोड्रम। पीलिकोड्रम पीलिकोसाइट्स की बनी होती है, कॉइनोड्रम कॉइनोसाइट्स की बनी होती है। कीट कोशिका कह दो, कोलर सेल्स कह दो, एक ही बात है। क्या क्या बोल सकते हैं? कोलर सेल्स, क्या बोल सकते हैं? कीट कोशिका, ऐसा कॉमन चीज। फिर उसके बाद में आप लोग बताएंगे कि इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं वहां पर डिप्लोब्लास्ट, पीलिकोड्रम, कॉइनोड्रम के बीच में क्या पाया जाता है? मीसेनकाइम। मीसेनकाइम में क्या पाए जाते हैं? अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स में कितनी प्रकार की बताइए आपको? अमीबोसाइट्स मैंने आपको बताई, यहाँ पर कौन कौन सी बताई? बोलो फटाफट। आर्कियोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट, मायोसाइट्स, थीसोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, क्रोमोसाइट, स्क्लेरोब्लास्ट और स्पोंजियोब्लास्ट। यहाँ पर मैंने और क्रोमोसाइट्स और कॉलोनोसाइट्स मैंने बताया। क्या यहाँ पर अगर आप लोग देखें मायोसाइट्स, पेशियों के समान संकुचन। आर्कियोसाइट्स आपको बताया टोटीपोटेंट सेल है, संपूर्ण स्पंज का फॉर्मेशन कर सकती है। इसके अलावा थीसोसाइट्स भोजन का संचय, ट्रोफोसाइट्स भोजन का वितरण, कोलोनोसाइट भोजन का पाचन, क्रोमोसाइट रंग प्रदान करेगी, स्क्लेरोब्लास्ट कंटिकाओं का निर्माण करेगी, स्पोंजियोब्लास्ट स्पंज फाइबर्स का फॉर्मेशन करेगी। बात समझ में आ रही है?
फिर उसके बाद में आप लोग बताएंगे कि भाई इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनमें कौन सी कैविटी पाई जाती है, स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील का दूसरा नाम क्या है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। क्या बोलेंगे बच्चों, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। क्या बोलेंगे, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। क्लियर। फिर उसके बाद में आप लोग बताएंगे कि इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। कौन कौन से, ओस्टिया, ओस्कुलम। ओस्टिया नंबर में अधिक है, ओस्कुलम संख्या में कितना होता है, एक होता है। ओस्टिया से जल अंदर जाएगा, ओस्कुलम से जल बाहर जाएगा। ओस्कुलम के ऊपर क्या पाया जाता है, ओस्कुलर फ्रिंज। ओस्कुलर फ्रिंज किसकी बनी होती है, एक नताक्ष कंटिकाओं की बनी होती है। इस संकेत जंतुओं का एंडोस्केलेटन स्पिक्यूल्स व स्पंज फाइबर्स का बना होता है। स्पिक्यूल्स या तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी या किसकी बनी होगी, सिलिका की बनी होगी। यहाँ पर स्पिक्यूल्स में डाइएक्सोन एब्सेंट है। एक नताक्ष कंटिकाएं, त्रिनताक्ष है, चतुर्नताक्ष है और छह नताक्ष कंटिकाएं पाई जाती हैं। ओस्क्रेला और कॉन्ड्रीसियाना दो ऐसे स्पंज हैं जिनके अंदर एंडोस्केलेटन एब्सेंट। और फाइलम पोरीफेरा के वर्गीकरण का आधार भी क्या होता है, एंडोस्केलेटन होता है। फिर लिखेंगे आईएमपी लगा लीजिए। इस संघ के जंतुओं में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। याद रखिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टर है। कैनाल सिस्टम फाइलम पोरीफेरा का कैरेक्टर है। फाइलम पोरीफेरा में क्या पाया जाता है, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम कितने प्रकार का होता है, कैनाल सिस्टम चार प्रकार का। कौन कौन सा, एस्कोन टाइप, एस्कोन प्रकार का, एस्कोन टाइप। दूसरा बताएंगे बच्चों साइखॉन टाइप, साइखॉन प्रकार का। तीसरा बच्चों बताएंगे ल्यूकोन टाइप, ल्यूकोन प्रकार का। चौथा बताएंगे रेगोन टाइप, रेगोन प्रकार। एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन और रेगोन। अच्छा जी, तो कैनाल सिस्टम किस किस में हेल्प करता है, भोजन के अंतर्ग्रहण में, इंजेशन ऑफ फूड, भोजन के अंतर्ग्रहण में, रेस्पाइरेशन में, एक्सक्रीशन में मतलब उत्सर्जन में, और बताएंगे बच्चों रिप्रोडक्शन या प्रजनन में। श्वसन, उत्सर्जन और जनन, श्वसन, उत्सर्जन और जनन। कैनाल सिस्टम में भोजन के अंतर्ग्रहण में, श्वसन में, उत्सर्जन में और जनन में। अब इनके एग्जाम्पल देखें। एस्कोन टाइप का एग्जाम्पल ल्यूकोसोलेनिया, ओलियंथस, ओलियंथस, ओलियंथस को साइकोन की शिशु अवस्था, साइकोन की जुवेनाइल स्टेज, शिशु अवस्था। साइकोन बाल्यकाल अवस्था में क्या कहलाएगा, ओलियंथस कहलाता है। जुवेनाइल स्टेज ऑफ साइकोन कॉल्ड एज ओलियंथस। ल्यूकोसोलेनिया और ओलियंथस के अंदर एस्कोन टाइप। साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है, साइफा, इसी को बोलते हैं साइकोन, एक ही बात है। साइफा कह दो, साइकोन कह दो, एक ही बात है।
ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम किसमें देखने को मिलता है बच्चों, याद रख लेना, स्पॉन्जिला। किसमें, स्पॉन्जिला। रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम किसमें देखने को मिलेगा, डीमो स्पोंजियाई, डीमो स्पोंजियाई के लार्वा में, लार्वाओं में डीमो स्पोंजियाई के जो लार्वा है उनके अंदर रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। अगर यहां पर देखें 4 प्रकार का कैनाल सिस्टम है, एस्कोन, साइकोन, अल्यूकोन, रेगोन। एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम ल्यूकोसोलेनिया या ऑलियंथस के अंदर साइकोन की शिशु अवस्था है। साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम साइकोन में देखने को मिलता है। ल्यूकोन आप बताएंगे स्पोंजिला में देखने को मिलता है। रेगोन टाइप का डीमो स्पोंजियाई के लार्वा में देखने को मिलता है। हो गया, कौन कौन से बताए बच्चों, बोलिए फटाफट। एस्कॉन, साइकोन, ल्यूकोन, रेगोन। अच्छा, इस फाइलम में कौन सा सिस्टम है, कैनाल। वाटर वेस्कुलर कहां पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है ना। कौन कौन से फाइलम है जिनके एनिमल्स मैराइन वाटर में है, पोरीफेरा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना। अपवाद इक्के दुक्के हैं, ज्यादा नहीं है इनके, इसलिए परीक्षा में सवाल पूछे ना कि निम्न में से कौन से संघ के जंतु मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा पे सवाल पूछा हुआ है आरपीएससी के अंदर, पोरीफेरा पर भी आया हुआ है, इसलिए दिमाग में रखना इनको, ठीक है ना। और ये भी पूछा हुआ है कि कौन सा स्पंज है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप लिख लीजिए एस्कोन टाइप, क्योंकि इनके ऊपर फ्लो चार्ट परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। एस्कोन टाइप पहले समझ लीजिए, उसके बाद में आप बताइए। देखिए, ये सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम है, सबसे सरल नाल तंत्र। इसमें स्पंज या स्पॉन्जोसील आकार में क्या होती है बच्चों, बड़ी, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए फिर बनाइए। देखिए यहां पर ये जो छिद्र है, इन छिद्रों को हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्टिया।
ये जो छिद्र है वो क्या कहलाता है बच्चों? ओस्क्यूलम। और ये कैविटी क्या कहलाती है? स्पॉन्जोसील। देखिए बच्चों क्या होगा, ये वाटर करंट अंदर है, वाटर करंट इनसाइड, जलधारा अंदर प्रवेश करती है, और ये आपका वाटर करंट आउटसाइड, बाहर की तरफ। तो यहां पर फ्लो चार्ट क्या बना? वाटर करंट इनसाइड, इनसाइड का मतलब अंदर। एक बार देख लीजिए फिर बना लीजिए, मैं टाइम दे दूंगा आपको, है ना, समझ लीजिए, एक को समझाने में दिक्कत आती है। वाटर करंट अंदर प्रवेश करेगा, किससे बाहर निकलेगा बच्चों? ओस्टिया से। ओस्टिया से अंदर प्रवेश करेगा, वाटर करंट इनसाइड, ओस्टिया से कहां पर आएगा? स्पॉन्जोसील में। और ऑस्क्यूलम से वाटर करंट आउटसाइड। अब बना लीजिए इसको। हेलो हेलो, ठीक ठीक है, मैं अभी क्लास में हूं सर। हाँ क्लास के अंदर हूं सर, बात करेंगे। साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम। देखिए साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम की बात करें, एग्जाम्पल साइफा, एग्जाम्पल ग्रेंशिया। साइफा और क्या बताएंगे? ग्रेंशिया। यहां पर स्पंज गुहा क्या हो जाएगी? छोटी। अब देखिए इसको, देखिए हम अभी मैं पूरा एक तरफ का ही बनाऊंगा, है ना, सारा नहीं बनाऊंगा, देखना। एक सेकेंड बोर्ड की तरफ ध्यान दे। देखिए ये जो छिद्र आपको नजर आ रहे हैं, इनको तो बोलते हैं ओस्टिया। ये वाला जो छिद्र है ये क्या कहलाता है बच्चों? ओस्क्यूलम। ये जो कैनाल नजर आ रही है ना, ये वाली, इनको बोलते हैं इन करंट कैनाल। ये कौन सी कैनाल है? आईसी। ये भी कौन सी है? आईसी। और ये वाली आरसी। आरसी, आईसी का मतलब इन करंट कैनाल, अंतर्वाही नाल। आरसी का मतलब अर्य नाल, रेडियल कैनाल। इसको क्या बोलते हैं? अर्य नाल। इसे क्या बोलेंगे? अंतर्वाही नाल। इन करंट कैनाल और क्या बोलेंगे? रेडियल कैनाल। बोलिए इन करंट कैनाल, इन करंट कैनाल, इन करंट, अंतर्वाही नाल, और रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल। अब देखिए जल कैसे, कहां से कैसे जाएगा।
देखिए यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये वाटर करंट अंदर प्रवेश करता है, वाटर करंट इनसाइड। जल अंदर प्रवेश करेगा तो ओस्टिया से सबसे पहले कहां पर आएगा, इन करंट कैनाल पर। देखते चलिए, मैं साथ साथ में बनाता चलता हूं। वाटर करंट इनसाइड अंदर किससे प्रवेश करेगा, ओस्टिया से। कहां पर आएगा, इन करंट कैनाल में। शॉर्ट में लिख दूं आईसी में, इन करंट कैनाल में। अब ये वाले जो छिद्र हैं, ये वाले छिद्र, इन छिद्रों को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रोसोपाइल। क्या बोलते हैं बच्चों, आगम द्वार। नहीं कहते ये आगमन द्वार है, ये निर्गम द्वार है। पिक्चर हॉल में नहीं लिखा रहता इनसाइड एग्जिट, ये बाहर ये अंदर, तो ये आगम द्वार प्रोसोपाइल। और ये वाला जो छिद्र है ना, ये वाले, ये इस छिद्र को क्या बोलेंगे, एपोपाइल, निर्गम द्वार। अब समझ लीजिए क्या, वाटर करंट अंदर गया कहां पर, इन करंट कैनाल में। इन करंट कैनाल से ये किसके द्वारा, प्रोसोपाइल के द्वारा कहां पर जाएगा बच्चों, रेडियल कैनाल में। यानी कि ये देखिए जल कहां पर प्रवेश कर गया, रेडियल कैनाल। और ये वाला छिद्र क्या कहलाता है, एपोपाइल। ये वाटर करंट अंदर गया और ये वाटर करंट यहां पर आ गया, कौन से छिद्र के द्वारा, रेडियल कैनाल से। किसके द्वारा, एपोपाइल के द्वारा। कहां पर आएगा, स्पोंजोसील में। ये जो कैविटी है, इस कैविटी को आप क्या बोलते हैं, स्पोंजोसील। ये अपेक्षाकृत क्या हो जाती है, छोटी। अरे उसकी तुलना में, एस्पोन टाइप की तुलना में तो छोटी होगी ना। और ये क्या बन गई आपकी, स्पोंजोसील। स्पोंजोसील से आपका ये जो वाटर करंट है, वाटर करंट आउटसाइड। तो स्पंज दुआ से ओस्क्यूलम के द्वारा वाटर करंट आउटसाइड। बिल्कुल सिंपल डायग्राम से फ्लो चार्ट बता दिया है। ये फ्लो चार्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। मुकेश जी क्लास के अंदर हूं, कोई अर्जेंट काम हो तो बताओ। ठीक ठीक है। चले भाई, बना लो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई विद्यार्थी जिसको क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा हो, समझ में तो आ रहा, बस घर के प्रैक्टिस का मामला है सब, है ना।
ल्यूकोन टाइप। एग्जाम्पल स्पॉन्जिला, ल्यूकोन टाइप। इसमें लिखेंगे स्पोंजोसील, या तो एब्सेंट या बिल्कुल रिड्यूस्ड, बिल्कुल अपहार्षित हो जाती है, बिल्कुल अपहार्षित। देखिए इधर ध्यान दीजिए। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो वाटर करंट इनसाइड, जल धारा अंदर प्रवेश करेगी। ये वाला जो छिद्र है, इस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्टिया कहते हैं। ये वाली जो नाल है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाती है इन करंट कैनाल। क्या कहलाएगी ये, इन करंट कैनाल। अब यहां पर जो स्पंज गुहा है वो रिड्यूस्ड हो गई, ठीक है ना। इसी को अब ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर बन गया। इस तरह से क्या हुआ, ये क्या बन गया, यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, ये एक प्रकार का फ्लैजिलेटेड चैम्बर बन गया। कैसा चैम्बर हो गया बच्चों, ये यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बन गया, ये फ्लैजिलेटेड पार्ट हो गया। इसको बोलते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर हो गया ये, या फ्लैजिलेटेड कैनाल कह सकते हैं, है ना। फ्लैजिलेटेड कैनाल कह दो या रेडियल कैनाल कह दो, मतलब स्पंज गुहा की जगह फ्लैजिलेटेड ही नाम ज्यादा अच्छा रहता है। और ये बन गया यहां पर, इसे बोलेंगे एक्स करंट कैनाल। इसी का मतलब बच्चों एक्स करंट कैनाल। और ये छिद्र क्या कहलाएगा, ओस्क्यूलम। मैंने सिर्फ एक पार्ट का डायग्राम बनाया है, पूरा टाइप का पार्ट बनाना सब वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स टाइप का कैनाल सिस्टम है। ये कैसा कैनाल सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स टाइप। अब एक सेकेंड, इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। वाटर करंट इनसाइड किससे होकर जाएगा, ओस्टिया से। कहां पर जाएगा, इन करंट कैनाल। ये वाला छिद्र और ये वाला छिद्र, ये क्या कहलाएगा, प्रोसोपाइल। ये वाला छिद्र क्या कहलाएगा, एपोपाइल। तो इन करंट कैनाल से ये आप लोग क्या बताएंगे, कहां पर, प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल के द्वारा कहां पर जाएगा, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर में। कहां पर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर। फ्लैजिलेटेड चैम्बर से ये एपोपाइल के द्वारा एक्स करंट कैनाल में, और एक्स करंट कैनाल से ओस्क्यूलम के द्वारा वाटर करंट आउटसाइड। बना लीजिए एक बार, फिर दोबारा समझा देते हैं। चलेंगे, समझ में आ गया ये क्या देखा, रेडियल कैनाल का नाम क्या दे दिया, फ्लैजिलेटेड चैम्बर। स्पंज गुहा की जगह पर क्या डेवलप हो गई, एक्स करंट कैनाल। बस यही अंतर और कुछ नहीं है, चीजें वही है। क्लियर। परीक्षा में ये फ्लो चार्ट पूछा जाता है।
अगर 100 बच्चे परीक्षा देंगे तो कोई एक बच्चा मुश्किल से ये सवाल कर पाता है, क्योंकि सामान्यतः ये पढ़ते ही नहीं है। ठीक है ना, ये आता है बीएससी स्तर पर। ठीक है ना। लिखिए साहब, डाइजेशन क्या हुआ मैडम? ना ना रेगोन का कुछ नहीं लिखना, बंद, फाइल बंद कर दो। डाइजेशन, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, पाचन की क्रिया कोशिका के अंदर होता है। पाचन कहां पर होता है? कोशिका के अंदर। इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है। देखिए फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा इंट्रा सेल्यूलर है, लेकिन सिलेंट्रेटा में इंट्रा सेल्यूलर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा? बहिर्कोशिकीय पाचन, पाचन की क्रिया कोशिका के बाहर निकलेगी। कब निकलेगी? सिलेंट्रेटा, जब सिलेंट्रेटा में आप घुसेंगे। ठीक है ना, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। फिर आप लोग बात करेंगे रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये दोनों कौन हेल्प करता है? कैनाल सिस्टम। ये भैया कोई एनिमल ऐसे पकड़ लो और ऐसे बना दीजिए। जल में घुली हुई ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है। ठीक है ना, जल में घुलित अवस्था में CO2 बाहर निकल जाती है। उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया बाहर निकलता है। इसलिए एनिमल कैसे हो गए? कैसे हो गए? अमोनोटैलिक। हो गया क्या? ये तो बन गया होगा। ठीक है, चले आगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एब्सेंट। अब आइए साहब, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वही दो प्रकार का जनन, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक बताएंगे कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, और एक बताएंगे अलैंगिक जनन। आइए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडीभवन के द्वारा हो सकता है। दूसरा क्या बताएंगे? बडिंग। मुकुलन के द्वारा। मुकुलन के द्वारा, जैसे ल्यूकोसोलेनिया में। अगर आप देखें ल्यूकोसोलेनिया को, तो इस तरह से बर्ड का निर्माण हो जाता है। इसको बोलते हैं एक्सोजीनस बर्ड, बहिर्जात मुकुल। क्या बोलते हैं इसको? बहिर्जात मुकुल कहते हैं। बहिर्जात मुकुल, बड़ी ल्यूकोसोलेनिया।
ल्यूकोसोलेनिया। इसी तरह से जैम्यूल के द्वारा, IMP लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, जैम्यूल के द्वारा एल एंगिजन किसमें देखने को मिलता है? साइक्लोन में। क्या हुआ, सबको मिल गया? कितनी कॉपी निकाल कर लाए आप? है 112 बच्चे नहीं है, 122 तो बच्चे बैठे हैं। 130 का मैसेज भिजवाया था। कितने बच्चे रह गए भाई? अब बस इतने बच रहे हैं, 10 ही बच्चे बच रहे हैं। आप एक काम करो, 12 कॉपी और निकाल के लिए आओ, है ना? ब्लैक तो वो स्किन किया ना मैंने, तो मैंने ओरिजिनल का भेज दिया था, इसलिए ब्लैक का। हाँ, क्लियर भी सबको? जैम्यूल के द्वारा किस होता है? साइक्लोन में। अगर जैम्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो जैम्यूल कैसा होता है? जैम्यूल के अंदर ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं भरी हुई रहती हैं, इनको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं। ये यहां पर देखें तो मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स है, ये यहां पर आर्कियोसाइट्स भरी हुई है, ये कहलाता है माइक्रोपाइल, ये कहलाता है बाहर की तरफ एक्साइन, अंदर वाली लेयर कहलाती है इंटाइन। बाहरी स्तर, अंदर वाला स्तर, बाह्य स्तर, आंतरिक स्तर, छिद्र जो है वो कहलाएगा बच्चों माइक्रोपाइल। अंदर कौन सी कोशिकाएं भरी हुई रहती है? आर्कियोसाइट्स भरी रहती है। मोनो एक्सोन स्पिक्यूल्स इनके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये कहलाता है एंडोजीनस बड, इसको कहते हैं अंतर्जात मुकुल, एंडोजीनस बड, अंतर्जात मुकुल। क्या बोलेंगे इसको? अंतर्जात मुकुल कहते हैं। क्या कहेंगे? एंडोजीनस बड। कल 11 बजे आप लोगों का टेस्ट रहेगा, 11 से 2 बजे तक, ठीक है ना? आप खाना वाना खाकर आए, 2:15 बजे से आपकी थ्योरी की क्लास रहेगी, ठीक है सर? क्या पार्टी नहीं बनाएंगे? कौन सी पार्टी तुम बनाओगे क्या? अच्छा, ये भी कह रहा है सर कल मेरे को भी डेटिंग पर जाना है, इनको भी जाना है बच्चों को। अरे भाई छुट्टी चाहते हो क्या? नहीं चाहते हो तो छुट्टी कर देंगे। और न्यू ईयर तो अपना आएगा यार, अभी अभी कहाँ नव वर्ष है ये तो मन लग रहे हैं, मड़ों में कोई काम तो नहीं होता नया? करते हो क्या कोई नया काम? किसी की शादी नहीं होती, न कोई घर बनाता है, न कोई गृह प्रवेश होता, न कोई कुछ और काम होता। अपना तो भैया आएगा अप्रैल में। अंग्रेजों की हर परिपाटी को नहीं मानना चाहिए, अपनी भी तो कोई संस्कृति है। क्लियर है? तो यहां पर आर्कियोसाइट्स और एक्साइन, इंटाइन, मोनो एक्सोन स्पिक्यूल्स है, माइक्रोपाइल है,
इवन तक कि स्कूल का सत्र भी 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता अपने देश में। होता हो तो बता दो, होता है क्या? है 1 जनवरी से स्टार्ट होके दिसंबर में खत्म हो जाता है, नहीं होता। इसका मतलब है क्या चीज है? देखो क्या होता है, ये तो सब एक बहाने होते हैं एंजॉय करने के संसाधन और कुछ नहीं है, ठीक है ना। नव वर्ष आता है ये 1 तारीख, तो लोग क्या करते हैं, अपने लीवर का साइज बढ़ाते हैं। बेटा दोस्तों बिल्कुल मैडम, दोबारा बता देते हैं। जैम्यूल के द्वारा स्पंज के अंदर अलैंगिक जनन होता है। जैम्यूल की ये मैंने संरचना बनाई है। जैम्यूल के अंदर बाहर की तरफ तो एग्जाइम पाया जाता है, अंदर की तरफ इंटाइन है, एक छिद्र पाया जाता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, और इसके ऊपर एक नताक्ष कंटिकाएं पाई जाती है। ये तो क्या हो गया जैम्यूल की संरचना। जैम्यूल के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं भरी रहती है जिनको आर्कियोसाइट्स कहते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आर्कियोसाइट्स टोटिपोटेंट सेल्स होती है। आगे बात समझ में। और याद रखना परीक्षा का सवाल बनता है जैम्यूल जो है वो स्पंज में अलैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी होता है। अंडरलाइन कर लेना इसको। अब ये साहब किस पर चले, लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन लिख लीजिए। हाँ नोट कर लीजिए। एनिमल जो है वो आपका कैसा होता है, मोनोइसियस होता है। देखो ना जिनको नहीं मिला, एनिमल जो है वो कैसा होता है, मोनोइसियस होता है। मोनोइसियस कह दीजिए या द्विलिंगी कह दीजिए या बाइसेक्सुअल कह दीजिए, एक ही बात है। जब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल में प्रेजेंट हो। यहां पर सेक्स ऑर्गन तो होते नहीं है, यहां होता क्या है जी, यहां पर एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि मेल और फीमेल गैमेट, शुक्राणु और अंडाणु एक ही तंतु में बनते हैं, और शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण कौन सी कोशिका करती है, आर्कियोसाइट करती है। तो लिख लीजिए मोनोइसियस बाइसेक्सुअल कह दीजिए, या इसी के लिए शब्द काम में लेते हैं हर्मेफ्रोडाइट, यानी कि उभय लिंगी। एनिमल दोनों सेक्स ऑर्गन ने लिख लिखिए, शुक्राणु एवं अंडाणु एक ही जंतु में बनते हैं। अरे भाई लैंगिक अंग तो होते नहीं है, सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं। क्या लिखेंगे, शुक्राणु और अंडाणु एक ही जंतु में बनते हैं। एक बात लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, ये कैसे होते हैं, प्रोटोगाइनस होते हैं। प्रोटोगाइनस स्त्री पूर्वता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्त्री पूर्वता। मतलब ओवम पहले परिपक्व होते हैं, पहले मैच्योर होते हैं, स्पर्म बाद में मैच्योर होते हैं। स्पर्म जो है वो बाद में मैच्योर होते हैं।
प्रोटोगाइनस मतलब अंडाणु पहले परिपक्व होते हैं, शुक्राणु बाद में मैच्योर होते हैं। एग्जाम्पल ल्यूकोसोलेनिया, क्या लिखेंगे बच्चों? एग्जाम्पल ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया में तो प्रोटोएंड्रस है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक सेकंड प्लीज। साइकोन या मैं लिख दूं अधिकांश स्पंज, अधिकांश स्पंज प्रोटोगाइनस होते हैं। अपवाद ल्यूकोसोलेनिया, प्रोटोएंड्रस होता है। क्या होता है? प्रोटोएंड्रस। जंतु द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट के तो सबका मतलब एक ही है। याद रखेंगे डायोइसियस का मतलब द्विलिंगी नहीं होता। डायोइसियस का मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन सेपरेट ऑर्गेनिज्म में है। मेल अलग है, फीमेल अलग है, वर्ड यूज करेंगे डायोइसियस। हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या मोनोइसियस, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मतलब किस में यूज करेंगे? जब एक ही जंतु में दोनों लैंगिक अंग उपस्थित हो या नर और मादा युग्मक एक ही जंतु में बनते हो। यहां पर मैंने बताया अधिकांश जंतु आपके कैसे होते हैं? प्रोटोगाइनस है, मतलब अंडाणु पहले परिपक्व होते हैं, शुक्राणु बाद में परिपक्व होते हैं। ठीक है, यहां पर आप लोग बताएंगे ल्यूकोसोलेनिया में उल्टा है, स्पर्म पहले परिपक्व होते हैं, ओवम बाद में। तो कौन सी अवस्था है? प्रोटोएंड्रस। इसको क्या बोलेंगे? पूर्वता, पूर्वता, स्त्री पूर्वता। चलिए आगे लिखिए, यहां पर फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा? देखिए अब कल्पना कीजिए एक स्पंज यहां पर है, एक स्पंज इधर है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? अब स्पंज एक क्या करेगा? अपने शुक्राणु रिलीज करेगा। कहां पर? पानी में। पानी से शुक्राणु तैरता 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 जल धारा के साथ दूसरे स्पंज के शरीर में अंदर एंटर करेगा। तो निषेचन का कैसा हुआ? क्रॉस। क्रॉस क्यों हुआ? क्योंकि प्रोटोगाइनस और कौन सी अवस्था है यहां पर? प्रोटोएंड्रस अवस्था। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? क्रॉस होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। एक चीज करना, ये जो नोट्स दिए ना इनको घर पे लिख लेना, ठीक है ना? और कल मैं इनको करवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना? तो आज मान लीजिए कि कल आपको टाइम नहीं मिले टेस्ट के कारण, तो आप चाहे कल लिख लेना, ठीक है ना? कल मैं इनको करवाऊंगा यहाँ पर। तो प्रोट्रोस फर्टिलाइजेशन। दूसरी चीज यहां पर आप लोग बताएंगे फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर होती है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। पूर्णभंजी विदलन क्लीवेज कैसा होगा? ये आगे पढ़ेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कि होलोब्लास्ट की क्लीवेज क्या होता है। अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इतना समझ लीजिए पूर्णभंजी विदलन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कोई अंडा है, इस अंडे के समस्त भागों में विदलन की क्रिया हो। जब अंडे के संपूर्ण भाग में विदलन हो तो क्या बोलेंगे? होलोब्लास्टिक। जब अंडे के छोटे से भाग में विदलन हो तो क्या बोलेंगे? मीरोब्लास्टिक। यहां पर क्लीवेज कौन सा होगा? होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। कैसा विदलन होगा? यहां पर कैसा विदलन होगा? होलोब्लास्टिक। बेटा दे फिर लिखेंगे साहब डेवलपमेंट। एक दो करेक्टर और लिख लेते हैं फिर। डेवलपमेंट इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। देखिए परिवर्तन जब भी अप्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष परिवर्तन होगा तो यहां पर क्या बनेंगे बच्चों? लार्वा बनेंगे। क्या बनेंगे? लार्वा।
लिख लिया। लार्वा कौन से बनते हैं? स्पंज के लार्वा बताए थे एक बार आपकी क्लास में स्टार्टिंग में, कौन से बताए थे बच्चों? एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, पेरनकाइमूला, पेरनकाइमूला, पेरनकाइमूला। अगर आप देखें एम्फीब्लास्टुला कैसा होता है? ये भैया कौन सा हो गया आपका? एम्फीब्लास्टुला। और एक होता है ये, इसमें अमीबोसाइट्स भरी हुई रहती हैं। क्या भरी रहती है इनमें? अमीबोसाइट्स भरी रहती हैं। और ये चारों तरफ फ्लैजिला बना देंगे। ये कौन सा लार्वा बन गया? पेरनकाइमूला, पेरनकाइमूला। डायग्राम सिर्फ इसलिए बताएं कि दिमाग में पिक्चर बन जाती है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। एम्फीब्लास्टुला और ये क्या होता है? पेरनकाइमूला। एम्फीब्लास्टुला और पेरनकाइमूला याद रखेंगे। और प्रजनन काल में आर्कियोसाइट्स स्पर्म और ओवम का निर्माण करती है। प्रजनन काल में ये स्पर्म एवं ओवम का क्या करती है? निर्माण करती है। ओवम का निर्माण, स्पर्म एवं ओवम का निर्माण करती है। रीजनरेशन की अपार क्षमता, रीजनरेशन की अपार क्षमता। बाकी कल